बांग्लादेश के एक आम आदमी के जहन में तो इस सवाल का आना एक फितरी अमर है कि उनका मुल्क मुआशी लिहाज से तारीखी तरक्की कर रहा है, लेकिन उनके घरों के आंगनों में खुशहाली क्यों नहीं आती। मगर यही सवाल बड़े बड़े मईशतदानों के लिए भी उनके बनाए हुए मुआशी तरक्की के पैमानों के हवाले से तरह तरह के सवालात उठा रहा है। इस बात से तो हर कोई मुत्तफिक है कि किसी भी मुल्क में सिर्फ सनतों की पैदावारी सलाहियत के बढ़ने से एक आम आदमी की हालत कभी भी नहीं बदलती, बल्कि उस तरक्की से सिर्फ सरमायाकारों की जेबें दिन ब दिन फूलने लगती हैं। जदीद दौर में तो एक ऐसा आलमी इस्तेहसाली तरीक़ाकार शुरू हुआ है कि एक सरमायाकार जो किसी अमीर मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, अपनी फैक्ट्री की मशीनों के नट बोल्ट खोलता है, बड़े बड़े बहरी जहाज़ों पर लादता है और किसी बांग्लादेश जैसे गरीब मुल्क में जाकर लगा देता है। गरीब मुल्क को लालच दिया जाता है कि देखो, तुम्हारे मुल्क में सरमायाकारी आएगी तो ज़र मुबादला आएगा, और जब तैयार माल यहाँ से बरामद होगा तो फिर भी फॉरेन एक्सचेंज तुम्हारी झोली में टिप टिप आकर गिरेगा, और यूं तुम्हारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा और जीडीपी की शरह भी तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। यही वजह है कि बांग्लादेश में ऐसे तमाम सरमाकारों को 10 साल के लिए 100% टैक्स की छूट दी गई। दुनिया भर के लुटेरे सरमाकारों के लिए एक ऐसी जन्नत है कि जहां सस्ता तरीन मजदूर मिल जाता है, बल्कि बांग्लादेश में तो कम मजदूरी पर काम पर लगाने के एतबार से बेचारी औरतों का दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल होता है। सस्ता मजदूर, टैक्स की मुआफ़ी और इसके साथ सरकारी तहफ़्फ़ुज़ कि ये बैरूनी सरमाकार हमें ज़र मुबादला कमा कर देते हैं, यूँ इन सरमाकारों की जेबें भरती गईं और गरीब आदमी की गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। अमीर और गरीब के दरमियान दौलत के फ़र्क को मुआशियात के एक पैमाने से नापा जाता है, जिसे गिनी कोफिशिएंट कहते हैं। ये पैमाना इटली के एक माहिर शुमारियात कोरेडो गिनी ने 1912 में बनाया था। इसे किसी मुल्क की असल मुआशी तरक्की को नापने के लिए और मुआशी तफावत का मुताला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पैमाना बताता है कि कोई मुल्क असल में किस कदर खुशहाल है, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और जीडीपी की शरह नमू को एक धोखे और शराब से ताबीर किया जाता है। इस पैमाने के मुताबिक गरीब और अमीर में तफावत की बदतरीन मिसाल बांग्लादेश है, जिसकी मुश्तरका सालाना तरक्याती नमू तो सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश की शरह नमू 17.30% है, जिसका मतलब यह है कि दुनिया में अमीरों के मज़ीद अमीर होने के लिए बांग्लादेश बेहतरीन सरजमीन है। मगर न्यूयॉर्क के एक तहकीकी इदारे वेल्थ एक्स के मुताबिक बांग्लादेश में सिर्फ अमीरों की आमदन में ही 17.3% के हिसाब से इजाफा हुआ है, और गिनी इंडेक्स के मुताबिक बांग्लादेश में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो 0.482 है, और माहिरीन के मुताबिक ये फ़र्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यानी बांग्लादेश दुनिया की वाहिद मईशत है जो सरमाए के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा तरक्की कर रही है और गुर्बत में इजाफे के हिसाब से भी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने जिन्हें बाहर से आने वाले सरमायाकारों ने वहाँ लगाया है, उन्होंने आम आदमी के छोटे कारोबार और दस्तकारी वगैरह को तबाह करके रख दिया है। जिस तरह एक शॉपिंग मॉल अपने इर्द गिर्द की हज़ारों छोटी छोटी दुकानों को खा जाता है, वैसे ही एक फैक्ट्री लातादाद कारीगरों के छोटे छोटे कारोबार को हज़म कर जाती है। ये बेरोज़गार दुकानदार और कारीगर जिनका रोज़गार ठप हो जाता है, इन्हीं शॉपिंग मॉलों और कारखानों में चंद हज़ार रुपए माहाना पर मजदूरी करने पर मजबूर होते हैं। यूं मिल मालिकान के सरमाए में दिन ब दिन इजाफा होता है, हुकूमत के ख़जाने में डॉलर आते हैं और गरीब आदमी गुर्बत की चक्की में पिसता चला जाता है। बांग्लादेश की तरक्की की मिसालें देने वाले नौमौलूद मुआशी तज्ज़ियाकारों को शायद अंदाज़ा नहीं कि बांग्लादेश का इस वक्त सबसे बड़ा मसला वो सरमाया है जो ये सरमायाकार यहाँ से कमाकर अपने मुल्क वापस ले जा रहे हैं। इनमें सबसे अहम मुल्क भारत है, जहाँ के सरमायाकारों ने अपने मुल्क के टैक्सों से बचने के लिए और गरीब मजदूरी की दस्तयाबी की वजह से बांग्लादेश में फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। वो जो कुछ कमाते हैं वो सब बांग्लादेशी जीडीपी में नज़र आता है और ज़र मुबादला के ज़खायर में भी दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद ये सरमाकार खामोशी से अपनी कमाई भारत मुंतकिल कर देते हैं और बांग्लादेश के गरीब आवाम की किस्मत में थकन, बीमारी और गुर्बत रह जाती है। सनतों के जायजे के मैगजीन द इंडस्ट्री न्यूज़ ने बताया है कि सिर्फ 2017 में बांग्लादेश से 10 अरब डॉलर्स कानूनी तौर पर रेमिटेंसेस की शक्ल में भारत मुंतकिल हुए। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले ममालिक में बांग्लादेश ख़तरनाक तरीन ममालिक में शुमार होता है,
جہاں سے غیر قانونی سرمایہ امیر ملکوں میں مسلسل منتقل ہو رہا ہے۔ یہ فہرست 149 ممالک پر مشتمل ہے، جن میں بنگلہ دیش کا نمبر 26واں ہے۔ واشنگٹن کے تحقیقی ادارے گلوبل فائنینشل انٹیگریٹی کے مطابق ہر سال 9.7 ارب ڈالرز بنگلہ دیش سے غیر قانونی طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ یہ امیر ملکوں کے وہ سرمایہ کار ہیں جو بنگلہ دیش کی غربت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر بنگلہ دیش کے معاشی اعشاریوں کو تھوڑی دیر کے لیے مضبوط کرنے کے بعد سرمایہ اپنے ملک واپس لے جاتے ہیں۔ یہ ہے اس سوال کا جواب کہ اتنی بڑی معاشی ترقی کے باوجود 2 کروڑ غریب بنگالی بھارت میں مزدوری کے لیے کیوں گئے اور 20 لاکھ بنگلہ دیشی عورتیں دنیا کے بازاروں میں کیوں بکیں۔ سیکولر لبرل دانشوروں کو اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ بنگلہ دیش نے پاکستان کا پرچم بلند کرنے والے اور 1971 میں متحدہ پاکستان کا ساتھ دینے والے جماعت اسلامی کے مطیع الرحمان نظامی، عبد القادر ملا، علی احسن مجاہد، میر قاسم اور قمر الزمان کو پھانسی دی۔ یہ وہ عظیم شہداء تھے جنہوں نے کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والے ایک ملک پاکستان کا ساتھ دیا اور بھارتی مدد سے چلنے والی سیکولر قوم پرستی کی تحریک مکتی باہنی کے سامنے سینہ سپر ہوئے۔ جو لوگ ان کی موت پر خوش ہوئے اور سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت بنگلہ دیش کی مذہب سے آزادی کی علامت ہے، انہیں ایک لمحے کو سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ بنگلہ دیش والی حالت سوات اور وزیرستان میں پیدا ہو گئی تو پھر کیا وہ ان تمام صحافیوں، سیاستدانوں اور دانشوروں کو بھی پھانسی دینے کی سفارش کریں گے جنہوں نے سوات اور وزیرستان آپریشن کا ساتھ دیا؟ ویسے بھی لا الہ الا اللہ پر قائم ہونے والے ملک کے لیے جان دینے والے یہ عظیم شہید ان تمام وطن فروشوں سے بہت افضل ہیں جنہوں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں انگریز سرکار کے دفاع کے لیے جانیں دیں اور سینوں پر وکٹوریا کراس سجایا۔ یہ چکوال کے صوبیدار خداداد خان، تیرا کے صوبیدار میر دوست، راولپنڈی کے صوبیدار شمشاد خان جیسے لاتعداد وکٹوریا کراس حاصل کرنے والے لوگوں سے عظیم ہیں۔ سرفروشوں کا یہ قافلہ شہداء تو فیض احمد فیض جیسے انقلابی سے بھی عظیم ہے کہ جس نے روس اور کمیونزم کے برطانیہ کے ساتھ اتحاد کے بعد ہٹلر کے خلاف لڑنے کے لیے برطانوی فوج کے محکمہ تعلقات عامہ میں کرنل کی نوکری اختیار کر لی تھی۔ ختم شد۔